नमस्कार बच्चों, मेरा नाम आनंद यादव है और आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है जूझ। जूझ एक आत्मकथा उपन्यास है जिसे मेरे द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को मैंने मूल रूप से मराठी में लिखा है, अतः यह कहानी मेरी आत्मकथा का एक हिस्सा है और इस कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। तो चलिए पहले हम कहानी के कुछ मुख्य पात्रों को देखते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र मैं आनंद रतन यादव खुद ही हूँ और यहाँ मेरी किशोर अवस्था को दर्शाया गया है। यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे मैंने अपनी किशोर अवस्था में पढ़ाई के लिए और स्कूल जाने के लिए संघर्ष किया और आगे चलकर साहित्य जगत में एक उच्च स्थान प्राप्त किया। मैं रतन अप्पा, आनंद रतन यादव का पिता, और मैं नहीं चाहता कि आनंद स्कूल जाए और पढ़ाई लिखाई करे, अन्यथा घर के काम और खेती बाड़ी का काम कौन देखेगा, और मैं इन सब कार्यों को करना नहीं चाहता। मैं आनंद की माँ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि आनंद आगे की पढ़ाई लिखाई करे, परंतु आनंद के पिता के डर से मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाती। मैं आनंद के गांव का मुखिया हूँ और मैं भी आनंद की पढ़ाई के हित में हूँ। जब मैं 5वीं कक्षा में था तभी मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी और वो यह चाहते थे कि मैं घर के सारे कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाऊं। मेरे पिताजी घर का कोई कार्य नहीं करते थे, बस वह घूमने फिरने में और आराम करने में अपना पूरा दिन निकाल देते थे। परंतु मैं स्कूल जाना चाहता था, इसीलिए एक दिन जब मेरी माँ गोबर थाप रही थी तो मैंने उनसे बात की और कहा, माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल। माँ, खेत के सारे काम खत्म हो गए हैं, मैं भी पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं भी पढ़ लिख कर कुछ जीवन में हासिल करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए, जीवन में कुछ हासिल कर पाए। परंतु तेरे पिताजी से कौन बात करे, वे हमारी एक नहीं सुनेंगे, इसी वजह से मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर पाती। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। माँ तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। जो हमारे खेत के मुखिया जी हैं ना, दादाजी राव, आज रात में हम उनके पास चलेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, तेरे कहने से मैं तेरे साथ चलूँगी और उनसे बात करूँगी। फिर रात में हम मुखिया जी के घर पहुँचते हैं और उनसे बात करते हैं। मुखिया जी, हमें कुछ बात करनी है आपसे। दरअसल बात ये है कि आनंद पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, परंतु उसके पिता खुद तो सारा दिन बाजार में घूमते रहते हैं, परंतु आनंद को खेती बाड़ी के काम में लगा रखा है। घर का सारा काम आनंद ही देखता है। अच्छा, आने दो आज रतन को, अच्छे तरीके से उसे समझाता हूँ। मुखिया जी, एक और विनती है आपसे कि हम यहाँ आए थे, इसके बारे में इसके पिता को मत बताइएगा। ठीक है, अभी तुम लोग घर जाओ और जब वो घर आए तो उससे कहना कि मैंने बुलाया है। परंतु हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि उसके यहाँ आने के बाद थोड़ी देर बाद तुम भी यहाँ चले आना, ठीक है आनंद? जी दादा, मैं समझ गया। मुखिया जी ने आपको अपने घर पर बुलाया है? क्या मुखिया जी ने बुलाया है मुझे? यह तो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ। फिर पिताजी मुखिया जी के घर चले जाते हैं और करीबन आधे घंटे बीतने के बाद माँ मुझे भी उनके घर भेज देती हैं। अरे आनंद, आओ बेटा आओ। वो मैं पिताजी को लेने आया था। जरा ये बताओ बेटा, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? जब मैं 5वीं कक्षा में था तो पिताजी ने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी क्योंकि खेत के काम करने के लिए कोई नहीं था। क्या रतन अप्पा, तू क्या कर रहा था उस समय? तू घर के काम काज अपने बेटे से करवाता है तो तू क्या करता है उस समय? अरे वो मैं कुछ नहीं सुनना मुझे। अगर तुझसे नहीं हो पाता तो मुझे बता, मैं इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाऊंगा, पर कल से तू इसे स्कूल भेज। जी दादाजी, जैसा आप कहें। फिर पिताजी मेरे स्कूल जाने के लिए मान जाते हैं, परंतु उनकी कुछ शर्तें होती हैं।
वो शर्तें याद थी कि सुबह जल्दी उठकर घर के काम काज में हाथ बटाना, खेतों में पानी डालना, जानवर चराना और अधिक काम होने पर स्कूल ना जाना। मैंने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। फिर अगले दिन मैं स्कूल जाता हूँ, परंतु मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, क्योंकि मेरे साथ के सभी बच्चे आगे की कक्षा में जा चुके थे और जो मेरे साथ थे वो मुझसे कम उम्र के थे। उसी दिन कुछ बुरे बच्चों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इसीलिए मेरा मन बहुत उदास था और मैंने सोचा कि मैं दूसरे दिन स्कूल नहीं जाऊंगा। पर फिर भी दूसरे दिन सुबह होते ही मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ और स्कूल जाता हूँ। धीरे धीरे मेरा परिचय वसंत पाटिल से होता है, जो कि हमारी कक्षा का मॉनिटर था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा था, अतः मास्टर जी उसे अन्य बच्चों के सवाल जांच करने को दिया करते थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत ही अच्छी हो जाती है और मैं भी उसकी तरह पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो जाता हूँ और मास्टर जी मुझे प्यार से आनंदा बुलाने लगते हैं और वह मुझे भी अन्य बच्चों के सवाल जांच करने को देने लगते हैं। आनंदा बेटा, बहुत अच्छे, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद सर। बेटा जाओ ज़रा अन्य बच्चों के सवाल चेक करो और मुझे दिखाओ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। हमारे मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर, जो कि बच्चों को बहुत ही मगन होकर पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग था। वे मराठी और अंग्रेजी की कविताओं को पूरी लय और ताल के साथ गाकर सुनाते थे। साथ ही साथ वे अभिनय भी करते थे। सिर्फ यही नहीं, वे कविताएं भी लिखते थे। उन्हीं के कारण मेरे अंदर का लेखक जागा और मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। उनकी क्लास में मैं सब कुछ भूल जाया करता था और ऐसा लगता था कि मानो मैं एक अलग दुनिया में हूँ। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अलग था कि सबका मन मोह लेता था। मैं उनके पढ़ाने के तरीके से इतना प्रभावित हो गया कि उनके हाव भाव, उनकी लय ताल, उनके अभिनय सब कुछ अपने अंदर उतार लिया। पहले मुझे खेत में कार्य करते वक्त कोई ना कोई चाहिए होता था, परंतु अब मैं अकेले ही सारे कार्य कर लेता हूँ, क्योंकि उस समय मैं अपने अध्यापक का अभिनय करता हूँ। और अब मुझे अकेले कार्य करना पसंद है, क्योंकि उस समय मैं उनकी तरह कविताएं पढ़ता हूँ, उनकी राग से राग मिलाता हूँ और इस तरीके से मेरा काम बहुत ही जल्दी चुटकियों में पूरा हो जाता है। मानो समय का पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे साथ खेत में कार्य करे, ताकि मैं अपनी कविताओं का और अच्छे से गाकर प्रयास कर सकूं और उसका अभ्यास कर सकूं। ला 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 ला। एक बार मेरे टीचर ने अपने दरवाजे पर लगे मालती के पेड़ के ऊपर एक अच्छी सी कविता लिखी। इससे मैं बहुत ही प्रभावित हो गया और मैंने सोचा कि जब मेरे टीचर इतनी अच्छी कविता मालती के पेड़ के ऊपर लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो बहुत कुछ है, जैसे कि खेत, आकाश, पेड़ पौधे और पशु पक्षी। और इसके बाद मैंने भी कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद मेरे टीचर ने मेरी कविताओं में रुचि को देखते हुए मुझे रस, छंद और अलंकार के बारे में अच्छे से सिखाया और इससे मैं मराठी भाषा अच्छे से समझने लगा और अपने आसपास मौजूद सभी चीज़ों के ऊपर कविताएं लिखने लगा। और इस प्रकार कई सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद वह बच्चा जिसे कभी उसके पिता स्कूल नहीं जाने देते थे, आज वह लेखक बन गया।